इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्योर रजिस्टिव सर्किट देखे थे। अब देखते हैं कि इंडक्टर है तो इंडक्टर की नेचर में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो जब हम उसमें किसी इंडक्टर के क्रॉस एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस, उसमें फ्लो होने वाले करंट की नेचर क्या होगा, उसमें पावर की वैल्यू क्या होंगी, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो हम प्योर इंडक्टिव सर्किट देखेंगे। इंडक्टिव एसी सर्किट। इंडक्टिव एसी सर्किट मतलब एक इंडक्टर है और उस इंडक्टर से आपका एक एसी सर्किट बना है, तो उस इंडक्टर की नेचर को हम स्टडी करेंगे। क्लियर हुआ? तो सपोज हम एक इंडक्टर बना लेते हैं। इंडक्टर का मतलब एक कॉइल है। कॉइल कैसे बनाते हैं? कोई एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। उस फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर कॉपर या फिर किसी अनदर एल्यूमिनियम जैसे हाई कंडक्टिविटी मटेरियल से बने हुए वायर को वाउंड करके बनाते हैं, उसके ऊपर लपेट करके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? चोक भी बोल देते हैं, उसी को कॉइल भी बोलते हैं, या फिर उसी को इंडक्टर बोलते हैं। तो सपोज ये एक इंडक्टर है, एक कॉइल है या फिर चोक है जिसकी इंडक्टेंस क्या है? एल है। क्लियर हुआ? सपोज इस इंडक्टर या फिर इस कॉइल के क्रॉस में एक्सटर्नल एसी वोल्टेज सिग्नल अप्लाई कर देता हूँ। उस एक्सटर्नल एसी वोल्टेज की वैल्यू को क्या दे देता हूँ? वी इक्वल टू वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे इंडिया में जनरली प्योर साइनोसाइडल सिग्नल को ही क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज इस इंडक्टर के क्रॉस मैंने क्या कर दिया? एक्सटर्नल एसी वोल्टेज सिग्नल अप्लाई कर दिया। अब मैं पहले भी बताया हूँ कि जब किसी सर्किट में हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाइड एसी वोल्टेज के कारण उसमें एसी नेचर का इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। तो जैसे ही हम इस इंडक्टर के दोनों टर्मिनल के क्रॉस एक्सटर्नल वोल्टेज V अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज V के कारण इसमें साइनोसाइडल नेचर का एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। सपोज इस फ्लोइंग करंट की वैल्यू को हम क्या दे देते हैं? I एम्पियर दे देते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही हम इस इंडक्टर के क्रॉस कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, उस वोल्टेज सोर्स के कारण इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और उस फ्लोइंग करंट के कारण उस इंडक्टर पे क्या प्रोड्यूस होंगे? फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे। अब जब वो प्रोड्यूस्ड जो फ्लक्स है अगेन इसी कॉइल को लिंक करेगा, तो कॉइल को लिंक करने से क्या होता है? एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसके सेल्फ इंडक्टेंस के कारण इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को अपन क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ बोलते हैं, बैक ईएमएफ। तो वो प्रोड्यूस्ड जो ईएमएफ जो होता है इसके सेल्फ इंडक्टेंस के कारण इस कॉइल में एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वह प्रोड्यूस्ड जो बैक ईएमएफ होता है इस कॉइल में फ्लोइंग करंट की वैल्यू का इंक्रीज होने या फिर इसकी वैल्यू का डिक्रीज होने, मतलब क्या होता है? ये बैक प्रोड्यूस्ड जो बैक ईएमएफ होता है वो प्रोड्यूस्ड बैक ईएमएफ इस कॉइल में फ्लोइंग करंट की वैल्यू के चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। क्लियर हुआ? देखो क्या होता है इसमें मैं बता रहा हूँ। ये आपका कॉइल है, हमने इस कॉइल में एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया जो कि साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स है। उस साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स को जैसे ही हमने इस कॉइल के क्रॉस अप्लाई किए, इस वोल्टेज सोर्स के कारण इसमें साइनोसाइडल नेचर के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हुआ। ठीक है, तो इस फ्लोइंग करंट के कारण क्या होता है? उस कॉइल एल में उसकी सेल्फ इंडक्टेंस के कारण एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वो जो बैक ईएमएफ है वो क्या करता है? इस फ्लोइंग करंट आई जो है इसकी वैल्यू का इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना, ठीक है, इसके राइज होना या फाइल होना, इसमें अपने अंदर फ्लोइंग करंट के राइज या फिर फॉल को क्या करता है? अपोज करता है। मतलब क्या हुआ? इसमें फ्लोइंग करंट की वैल्यू में होने वाले चेंज का क्या करता है? ये अपोज करता है। तो फ्लोइंग करंट में होने वाले चेंज का अपोज, फ्लोइंग करंट के होने वाले चेंज का अपोज करता है। क्लियर हुआ? ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, एक ईएमएफ इस अपोजिशन के कारण क्या होता है, इस कॉइल के क्रॉस इंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस प्रोड्यूस्ड जो ईएमएफ है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। तो जैसे ही उसमें करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से इस इंडक्टर के क्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम, ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमने वोल्टेज दिया, वोल्टेज लगाया, वोल्टेज के कारण इसमें करंट का फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने, करंट के फ्लोइंग को ये जो कॉइल है वो क्या करता है, उसकी वैल्यू का राइज होने या फिर उस वैल्यू के फॉल होने को क्या करता है, अपोज करता है। तो फ्लोइंग करंट के राइज या फिर फॉल को जो अपोज करने का जो गुण है, उसी अपोजिशन की जो क्वालिटी है, उसी अपोजिशन की क्वालिटी को क्या बोलते हैं, हम इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और तो इसके फ्लोइंग करंट के कारण इस कॉइल के अक्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। तो सेल्फ कॉइल के अगर दी वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, दी इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू कॉइल, थ्रू कॉइल, तो कॉइल के अक्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, सपोज उस प्रोड्यूस्ड कॉइल है उसको हम VL दे देते हैं। तो VL इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला L इंटू क्या होता है, DI/dt। तो L उस इंडक्टर का या फिर कॉइल का इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, और DI/dt क्या है, उसमें फ्लोइंग करंट में होने वाले रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो उस कॉइल के क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको मैंने क्या कर दिया, VL इक्वल टू L इंटू DI/dt लिए। अब आप जैसा कि सर्किट देखने से पता चल जा रहा है कि यहाँ पर हमने सिर्फ इंडक्टर लिया है और उस इंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में हम एक्सटर्नल वोल्टेज V अप्लाई कर दिए हैं, AC वोल्टेज V अप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल AC वोल्टेज सोर्स और इंडक्टर दोनों आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल में तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे V, वो पूरा पूरा जो V जो वोल्टेज है वो उस इंडक्टर के दोनों टर्मिनल के क्रॉस क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं फ्रॉम सर्किट, हम बोल सकते हैं फ्रॉम सर्किट से हम क्या बोल सकते हैं, VL इक्वल टू क्या होगा, V होगा अप्लाइड जो AC वोल्टेज, तो VL इक्वल टू क्या होगा, L इंटू क्या होगा, DI/dt, और V का वैल्यू क्या है, VM इंटू क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर हुआ, L इंटू DI/dt इक्वल टू VM इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी होंगे, ठीक है। फाइनली क्या करना है अपन को, या DI/dt को एक तरफ ले आओ, DI/dt एक तरफ रहने दो, L का डिवाइड कर दो, तो VM बाई क्या हो जाएगा, ये L हो जाएंगे इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। मुझे करंट I निकालना है, तो करंट I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए, या फिर लिख सकते हो ऐसे, लिखना है तो DI क्या होंगे, DT इंटू dt के रिस्पेक्ट में। वैसे ये क्या हो जाएगा आपका, VM/L साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू क्या होंगे, dt। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो I बचेगा। यहाँ पे VM/L कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू क्या होंगे, dt। अब साइन ऑफ ओमेगा टी है, उसका इंटीग्रेशन अगर करोगे तो इंटीग्रेशन करने से I इक्वल टू क्या मिलेगा, VM/L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी dt के रिस्पेक्ट में, तो इसके कोफिशिएंट का क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इसके कोफिशिएंट में क्या है, यहाँ पर ओमेगा है। इसको और सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM/ क्या होंगे, L, इसको ओमेगा L लिख सकते हैं, माइनस VM/ओमेगा L इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब ब्रैकेट ओपन करके क्या कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई करें।
या फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक मिनट। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, वी एम ओमेगा एल को हम क्या दे देते हैं, एक्स एल। ओमेगा एल को क्या दे देते हैं हम, एक्स एल दे देते हैं। और इधर को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। माइनस को इधर लिख दिए तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम बाई एक्स एल। और ये कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू लिख सकते हैं हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओमेगा टी 90 माइनस थीटा, ऐसा वाला फार्मूला, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, याद रखना। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा वाला पढ़े होंगे आप लोग, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा के जगह में यहाँ पर आपका क्या है, ओमेगा टी है, समझ सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये याद रखना, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आपका फार्मूला यूज़ किया हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वी एम बाई एक्स एल। अगर वी एम बाई एक्स एल को अपन लिखना चाहे तो वी एम बाई एक्स एल को लिख सकता हूँ मैं आई एम इंटू हो जाएगा ये साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, ये पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस पर्टिकुलर इंडक्टर में फ्लोइंग करंट का एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आई एम जो है उस इंडक्टर से होकर फ्लो होने वाले करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है या फिर पीक वैल्यू है। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसका मतलब ये हुआ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, इसका मतलब ये हुआ कि इसी इंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो 90 डिग्री क्या है, पीछे है। माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या है, लेगिंग है। लेगिंग का मतलब है पीछे। करंट है वो क्या है, थोड़ा सा लेट फ्लो हो रहा, कुछ एंगल बनाकर। एंगल मतलब थोड़ा सा उसके बीच में क्या है, टाइम डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके फ्लोइंग होने से मतलब पहले वोल्टेज अपीयर हो रहा है, फिर थोड़ा सा 90 डिग्री जस्ट एंगल लेगिंग होने के बाद ही आपका करंट का फ्लो होना शुरू। तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में फेस रिलेशन को बता रहा है 9 पाई बाई टू। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर आपका फ्लोइंग करंट आई इक्वल टू आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर आई की वैल्यू है वो आई एम। मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होंगे, यूनिटी होंगे। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका उस पर्टिकुलर प्योर इंडक्टिव सर्किट। मतलब जब हम उस एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर ही यूज़ किए हैं और उस इंडक्टर के अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर दिए, जीरो कंसीडर कर दिए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसमें फ्लो होने वाले करंट आई इक्वल टू आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। क्लियर हुआ? तो ये फ्लोइंग करंट हुआ। वेयर फिर से लिख सकते हैं, वेयर यहाँ पर आई एम, तो आई एम इक्वल टू क्या होगा, वी एम। आई एम इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई एक्स एल लिखा हूँ। एक्स एल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्स एल को जैसा कि आप ऑक्सीलेटर में पढ़े होंगे, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था मैं उसमें। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ये बोल सकते हो कि किसी भी एसी सर्किट में करंट के फ्लो होने को, करंट के अपोजिशन की क्वालिटी जो है, जो इंडक्टर के द्वारा ऑफर्ड होता है, उसी क्वालिटी को हम, उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्स एल इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ इंटू एल, और ये हो जाएगा एक्स एल। इसका यूनिट क्या होगा, ओम ही होंगे। रिएक्टेंस है। अब एसी सर्किट की बात आएगा और इंडक्टर रिएक्टिव कंपोनेंट है, तो इंडक्टर के द्वारा किसी भी एसी सर्किट में फ्लोइंग करंट की जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी होता है, फ्लोइंग करंट को जो अपोज करने का जो गुण है, उसी अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम उस इंडक्टर की क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल इक्वल टू, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ। ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यदि किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एंगल के टर्म में मेजर करें तो वही क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ओमेगा यहाँ पर क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है। पाई तो आपका रेडियन है, तो रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो आई एम इक्वल टू वी एम बाई एक्स एल। आई एम क्या है, पिक एम्पलीट्यूड है। पिक एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लोइंग करेंट थ्रू इंडक्टर। पिक एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट, ठीक है। तो उसमें फ्लोइंग करेंट का पिक एम्पलीट्यूड है या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। आई एम इक्वल टू वी एम बाई एक्स एल। तो उस पर्टिकुलर इंडक्टर में, उस कॉइल में फ्लोइंग करेंट का क्या है, ये पिक वैल्यू। आई एम इक्वल टू वी एम बाई एक्स एल। एक्स एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। कोई भी सॉरी, थोड़ा काम आ गया था। ठीक, पीक आई एम आपका पीक एम्पलीट्यूड है वी एम बाई एक्स एल। तो एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस है। कोई भी इंडक्टर किसी भी एसी सर्किट में करंट की फ्लो के लिए जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर करंट के फ्लो को अपोजिशन रजिस्टर के द्वारा होता है तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर वही करंट के लिए जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी अगर किसी इंडक्टर के द्वारा हो तो अपोजिशन जो प्रॉपर्टी उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्स एल से डिनोट करते हैं। और एक्स एल का मतलब होता है ओमेगा एल और ओमेगा का मतलब होता है 2πf। तो एक्स एल इक्वल टू 2πf इंटू एल, इसका यूनिट ओम ही होता है, अपोजिशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि आई एम करेंट, फ्लोइंग करेंट की वैल्यू पीक कब होगा, जब उसकी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होंगे, यूनिटी होंगे। क्लियर हुआ। अब देखो हमने उसमें फ्लोइंग करेंट, इंडक्टर में फ्लोइंग करेंट की वैल्यू आई इक्वल टू क्या निकाले थे, आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 निकाले। ये उस पर्टिकुलर इंडक्टर में फ्लोइंग करंट है। ठीक है, हमने उस पर्टिकुलर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V इक्वल टू क्या निकाला है, वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी निकाला। ये हमने उसके अक्रॉस वोल्टेज ये अप्लाई किया था, हमने ये वोल्टेज दिया तो उसमें ये करंट का फ्लो हुआ। अब देख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का मतलब ये होता है कि इंडक्टर में जो करंट जो फ्लो होगा, इंडक्टर में जो करंट फ्लो होंगे, वो फ्लोइंग जो करंट जो होगा, फ्लोइंग जो करंट जो होंगे पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन या फिर 90 डिग्री क्या करेगा, वो लेगिंग करेंगे। पाई बाई 2 रेडियन या फिर 90 डिग्री क्या करेगा, लेगिंग कर। पाई बाई 2 रेडियन या फिर 90 डिग्री क्या करेंगे, वो लेगिंग करेंगे। तो 90 डिग्री लेग करता है, 90 डिग्री लेग करता है, दैट मीन्स क्या रहता है, वो 90 डिग्री पीछे रहता है। ठीक है, तो अगर उसको हम वेव फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो वेव फॉर्म के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, मान ली जाए, ठीक है, चलो बता देता हूँ। सपोज ये आपका क्या है, किसी भी इंडक्टर के क्रॉस हमने अप्लाइड वोल्टेज बनाया, ये ओमेगा टी है। ठीक है, ये ओमेगा टी है, ये 0 है, ये आपका क्या है, पाई है, ये आपका क्या है, आपका 2 पाई। ये आपका वोल्टेज एक्सप्रेशन है, वी अप्लाइड जो उस वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी।
ये उस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, क्योंकि जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं वही वोल्टेज उसके क्रॉस क्या होगा, एम्पियर होगा, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल। चाहे तो आप इसको वी एल लिख लो, तो वी एल इक्वल टू वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका पीक एम्पलीट्यूड है। पीक एम्पलीट्यूड साइनोसाइडल फंक्शन का 90 डिग्री पे होता है। फिर अगला 270 पे क्या होता है, मैक्सिमम निगेटिव हो जाता है। अब इसमें जो करंट का जो फ्लो होगा, वो जो फ्लोइंग जो करंट है वो क्या होंगे, वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री क्या करता है, लेग करता है। तो 90 डिग्री अगर लेग कर रहा है तो ऐसा बना लो, ये हो गया। ये आपका फ्लोइंग करंट है। ये फ्लोइंग करंट क्या होगा, आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये पाई बाई टू जो माइनस जो लिखा हो ना, एक्चुअल में इस पाई बाई टू को रिप्रेजेंट करता है, इस पाई बाई टू को। अब देख सकते हो जब आपका वोल्टेज है वो 0 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो पाई बाई टू रेडियन पे, दोनों के बीच में पोजीशन का डिफरेंस क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये बोल सकते हो कि किसी भी इंडक्टर में जो फ्लोइंग जो करंट है वो क्या करता है, 90 डिग्री लेग करता है। लेग करता है मतलब पीछे है बोल सकते हैं। या फिर ये बोल सकते हो कि किसी भी इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लीड करता है। अगर वोल्टेज को यहाँ पर बोलेंगे, देख लो यहाँ पर वोल्टेज है वो ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, वो पाई बाई टू से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके दोनों के बीच में पोजीशन का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में पोजीशन का जो एंगुलर डिफरेंस है, उसी को क्या बोलते हैं, हम फेज बोलते हैं। तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज का जो रिलेशन है क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट है 90 डिग्री लेगिंग कर रहा है, बट वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हो द फेज रिलेशन बिटवीन voltage and current in any inductor is always 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाई टू रेडियन का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में फेज का रिलेशन क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब आगे है बोल सकते हैं। मतलब वोल्टेज पहले एम्पियर हो रहा है, करंट थोड़ा बाद में फ्लो होना शुरू होता है, 90 डिग्री एंगल बाद। ठीक है, तो वोल्टेज लीडिंग बाय 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू करेंट। ठीक है, तो उसमें जो करंट जो फ्लो होता है, उस फ्लोइंग करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज जो रहता है वो 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। या फिर बोल सकते हो करंट लेगिंग बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री करंट है वो लेग कर रहा है मतलब पीछे है, विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या है, 90 डिग्री ये क्या कर रहा है, लेगिंग कर रहा है। इस कुल मिलाकर ये बोल सकते हो कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज का रिलेशन है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, द फेज रिलेशनशिप और फेज डिफरेंस और पोजीशन का डिफरेंस मैंने बताया था। फेज का मतलब क्या होता है उस दिन बताया था। ठीक है, एंगुलर डिफरेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी वेव विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस वेव। किसी भी रिफरेंस वेव के रिस्पेक्ट में किसी दिए गए वेव के पोजीशन का एंगुलर डिफरेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, उसके पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसकी पोजीशन का एंगुलर डिफरेंस है, उसी एंगुलर डिफरेंस को ही हम उसका क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि याद रखना किसी भी इंडक्टर में करंट लेगिंग करता है। ठीक है, समझ में है, मतलब करंट है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लेग करता है, पीछे रहता है। अब देखते हैं हम पावर के बारे में, तो पावर कैलकुलेशन देख लेते हैं। सो इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस जो पावर है P,
इंस्टेंटेनियस जो पावर P है, P विल बी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड फ्लोइंग करंट थ्रू इंडक्टर। तो फ्लोइंग करंट को मैं I माना हूँ, उसकी वोल्टेज को क्या माना हूँ मैं, VL माना हूँ। ठीक है, तो किसी भी इंडक्टर में, इस प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर है वो क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस जो पावर है उसमें उसके अक्रॉस वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट के प्रोडक्ट का क्या होगा, इक्वल होगा। तो P VL इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, VM इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये उस इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है, और I जो है वो क्या होगा, I जो करंट, I जो उसमें फ्लोइंग करंट है वो क्या हो रहा है, IM इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो रहा है। ये उसमें फ्लोइंग करंट है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट का जो प्रोडक्ट है वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को अगर हम अभी अभी मैंने बताया था कि इसका वैल्यू होगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से अगर अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस VM इंटू IM, ये माइनस को इधर ले आए, VM इंटू IM इंटू क्या होगा, ये साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर हुआ, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया। क्लियर हुआ, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में 2 का गुना कर दो और इसके डिनोमिनेटर में 2 का गुना कर देते हैं। ऐसा न्यूमरेटर में 2 का गुना कर देते हैं, तो VM इंटू IM इंटू 2 का गुना कर रहा हूँ मैं, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर हुआ, न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला है, तो ये क्या होगा, साइन 2 थीटा होगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये माइनस VM इंटू IM बाई 2 होंगे, और ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ ओमेगा टी 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब ये फार्मूला में बैठ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला, तो इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस VM इंटू IM बाई 2 इंटू हो जाएगा ये साइन ऑफ 2 ओमेगा टी हो जाएगा। ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये आपका क्या निकल गया, पावर निकल गया। तो यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर इंडक्टर में डेवलप्ड AC पावर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखने से पता चल जा रहा है कि आपका इंडक्टर के क्रॉस जो पावर डेवलप हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस जो पावर है बेसिकली आपका क्या है, फ्लक्चुएटिंग पार्ट है। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, टाइम दैट मीन्स एंगल के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। अगर हम कंप्लीट साइकिल के लिए अगर बात करें, अगर 1 कंप्लीट साइकिल या फिर होल साइकिल की अगर एवरेज पावर की अगर देखें तो सो पावर फॉर होल साइकिल, अगर पावर को अगर हम होल साइकिल के लिए अगर पावर देखें तो अगर किसी कंप्लीट साइकिल के लिए या फिर होल साइकिल के लिए अगर पावर देखें तो उस पर्टिकुलर केस में इसकी एवरेज जो पावर साइन फंक्शन की जो इंटीग्रेशन अगर वो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर देखेंगे तो एवरेज पावर अगर कैलकुलेट करेंगे किसी भी सिमेट्रिकल वेव की कंप्लीट साइकिल के लिए, जब भी आप अगर पावर कैलकुलेशन करोगे उसकी वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, पावर फॉर होल साइकिल, तो होल साइकिल के लिए इसकी पावर क्या होंगे, P अगर इंटीग्रेशन अगर करके निकालो मान ली जाए तो VM टू IM बाई 2 इंटीग्रेशन करके ही निकाल लेंगे एवरेज पावर इसका, तो 0 से 2 पाई एक साइकिल के लिए, तो साइन ऑफ क्या होंगे 2 ओमेगा टी इंटू क्या होगा dt। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करके कंप्लीट साइकिल के लिए अगर पावर कैलकुलेशन करो तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर पावर कैलकुलेशन करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, प्योर सिमेट्रिकल AC जो वेव है उसकी एवरेज जो पावर है वो होल साइकिल के लिए क्या हो जाएंगे, 0। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो एवरेज जो पावर जो होगा
कंप्लीट एसी सिमेट्रिकल एसी सिग्नल की होल साइकिल के लिए वो क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर हुआ। तो अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस अगर वैल्यू हम देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस उसकी पीक वैल्यू है वो Vm/Im बाई अंडर रूट बाई 2 होगा। Vm/Im बाई क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है। तो आप सबको पता है कि साइन फंक्शन साइन 2 ओमेगा टी साइन है, उसकी साइन फंक्शन की पीक जो वैल्यू है वो क्या होगा, 90 डिग्री पे ही मैक्सिमम होते हैं, 90 डिग्री पे ही क्या होगा, मैक्सिमम। तो जब इस साइन फंक्शन की वैल्यू यूनिटी होगा उसी सब पर्टिकुलर कंडीशन में इसकी जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी वैल्यू क्या मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखने से अगेन फिर से पता चल जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस जो पावर जो होता है उसकी जो पावर जो होता है एक्चुअल में आपका वोल्टेज और करंट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का क्या मिलता है, डबल मिलता है। ठीक है। तो पावर जो वेव जो मिलती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका करंट और वोल्टेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का क्या दिख रहा है यहाँ पर, 2 टाइम्स मिल रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है। और जब इस कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू यूनिटी होगा तो पी की वैल्यू क्या होगा, माइनस Vm/Im बाई अंडर रूट, मतलब Vm/Im बाई क्या होंगे, 2 होगा। ठीक है। तो इसकी इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वैल्यू यही है। और अगर कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम उसकी इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो कंप्लीट साइकिल के लिए इंस्टेंटेनियस जो पावर पी है उसकी वैल्यू क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ठीक है। तो ये पावर क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स वो अपने अंदर कोई भी पावर को लॉस नहीं करता बोल सकते हो। तो एवरेज जो पावर जो डिमांड करेंगे, ठीक है, सब एवरेज पावर जो डिमांड होगा उस इंडक्टर के द्वारा सप्लाई से वो कंप्लीट साइकिल के लिए क्या रहेंगे, 0 रहेगा। ठीक है। मतलब वो अपने अंदर क्या है, पावर का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। क्लियर हुआ। तो ये था इंडक्टर, इंडक्टर में फ्लोइंग करंट की नेचर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के बीच में फेस देख सकते हैं, डॉटेड लाइन करंट है और डार्क लाइन है वोल्टेज है। करंट और वोल्टेज के बीच में फेस है वो π/2 रेडियन का है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो वोल्टेज लीडिंग करता है बोल सकते हो, या फिर करंट की बात करेंगे तो करंट लेगिंग करता है बोलेंगे। तो करंट 90 डिग्री लेगिंग करेगा और वोल्टेज है वो 90 डिग्री लीडिंग करता है। ठीक है। तो लेगिंग का मतलब करंट सिग्नल पहले बाद में अपीयर होंगे, वोल्टेज सिग्नल है वो पहले अपीयर हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये है XL का वैल्यू निकाला। XL को मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला। XL इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू 2πfL दिया। XL इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो XL इक्वल टू 2πfL हुआ। तो देख सकते हो कि बेसिकली किसी इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव है। अगर F की वैल्यू चेंज होगा तो उसकी XL की वैल्यू क्या होंगे, चेंज होंगे। तो उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस फिर चेंज होगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज होने से उस इंडक्टर के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होंगे, चेंज होंगे। उस इंडक्टर के द्वारा करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो किसी भी इंडक्टर के द्वारा किसी भी एसी सर्किट में जो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी शो किया जाता है उसी करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को उस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और उस इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से डिनोट करते हैं। और XL इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, या फिर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πfL, और इसकी यूनिट क्या होंगे, ओम। ठीक है। तो अपोजिशन की प्रॉपर्टी चाहे रजिस्टर से हो, चाहे इंडक्टर से हो, या फिर किसी भी एलिमेंट से हो, उसकी यूनिट हमेशा क्या होगा, ओम ही रहेंगे। ठीक है। तो रजिस्टिव जैसा प्रॉपर्टी है, इस कारण इसका यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा। ठीक है। तो ये IM XL, तो यहाँ पर XL आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए किसी इंडक्टर में जो पावर जो होंगे इंस्टेंटेनियस पावर, उस इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा किसी भी। ठीक है। तो किसी भी आपके
इंडक्टर में पावर की वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।